हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम मंत्रा। फ्रेंड्स, आज हम अपनी एचएएस लक्ष्य 2020 सीरीज का लेक्चर 6 शुरू करने जा रहे हैं। आप अच्छे से वीडियो को लास्ट तक देखिए क्योंकि इसमें हम एचएएस प्रीलिम्स 2020 के लिए इम्पोर्टेंट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस से आपको अपने सिलेबस की रिवीजन में बहुत हेल्प मिलने वाली है। फ्रेंड्स, आप इस वीडियो की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इस पीडीएफ से आप क्वेश्चन को बार बार रिवाइज कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, डिस्कस करते हैं आज के एमसीक्यूज। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। आपने बताना है जो हमें नीचे ऑप्शंस दी गई हैं उनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड नहीं है। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं ऑप्शंस में क्या क्या है। फोन, बुरान, मिस्ट्रल, खामसिन। फ्रेंड्स, ये सारे लोकल विंड्स के नेम्स हैं और इनके प्लेसेस ऑफ अकरेंस बताए गए हैं कि ये कहाँ पे ब्लो करती है। तो चलिए देखते हैं कौन सा प्लेस जो है वो करेक्टली मैच नहीं हुआ है। फर्स्ट इज फोन। फोन जो है वो हॉट लोकल विंड है और ये एल्प्स माउंटेन पे ही ब्लो करती है और इन्हें बेनिफिशियल विंड्स माना जाता है बिकॉज इससे क्या होता है, जो स्नो है वो मेल्ट हो जाती है और एनिमल ग्रेजिंग एंड राइपनिंग ऑफ ग्रेप्स में हेल्प मिलती है। तो इट मीन्स ये वाला पेयर करेक्टली मैच्ड है। सेकंड देखते हैं बुरान। बुरान जो है वो कोल्ड ड्राई विंड है और ये साइबेरिया एंड सेंट्रल रशिया के पार्ट्स में ब्लो करती है। तो ये वाला पेयर भी करेक्टली मैच्ड है। थर्ड वन देखते हैं मिस्ट्रल। मिस्ट्रल भी लोकल कोल्ड विंड है और ये रोन वैली सर्दर्न फ्रांस में ब्लो करती है और मिस्ट्रल को हार्मफुल विंड माना जाता है बिकॉज ये अपने साथ ब्लिजर्ड लेके आती है सर्दर्न फ्रांस एरिया में। तो अगर ऑप्शन में देखिए तो इसको किसके साथ पेयर किया गया है, एंडिस के साथ। तो ये वाली ऑप्शन क्या है, करेक्टली मैच नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। लेकिन चलिए हम खामसिन विंड भी देख लेते हैं। खामसिन जो है ये वार्म ड्राई विंड है और ये इजिप्ट में ब्लो करती है। तो ये वाला पेयर करेक्टली मैच्ड है। हमारा आंसर के इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी। फ्रेंड्स, इसी तरह से और भी बहुत सारी लोकल हॉट एंड कोल्ड विंड्स हैं जो कि आपको याद होनी चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट हम यहाँ पे लिख लेते हैं। हॉट लोकल विंड, इसमें एग्जाम्पल है जैसे कि चिनूक, ये कहाँ पे पाई जाती है, रोकिस पे। डेनिस हरमटन, ये कहाँ पे होती है, ये ब्लो करती है सहारा डेजर्ट से गिनी कोस्ट की तरफ। इसके अलावा होती है सिरुकू और ये कहाँ पे ब्लो करती है, मेडिटेरियन सी में, साउथ इटली में एंड स्पेन के एरियाज में। इसके अलावा लू जो इंडिया वाले एरिया में ब्लो करती है। और कोल्ड में देखिए, कोल्ड में एक है ब्लिजर्ड और एक है पेम्पेरो। तो ये कुछ लोकल विंड्स के नेम है, आप इसको भी याद रखिए बिकॉज क्वेश्चन में कुछ और भी पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिडीवियल ट्रेवलर एंड राइटर इब्न बतूता बिलोंग टू विच कंट्री। आपने बताना है ट्रेवलर एंड राइटर इब्न बतूता कौन से कंट्री से है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी, मोरक्को। इब्न बतूता ने बहुत ही एक्सटेंसिव लेवल पे ट्रेवल किया था और उसने अपने ट्रैवलिंग के एक्सपीरियंस के बेस पे अरेबिक में रहला वर्क लिखा। रहला का मीनिंग होता है जर्नी। तो रहला का जो कुछ पार्ट है वो इंडिया के बारे में है। ये उसके जो इंडियन लाइफ का जो एक्सपीरियंस था उसके बारे में उसने लिखा था। इस वर्क में उसने मोहम्मद बिन तुगलक के पर्सनल नेचर के बारे में भी डिस्क्राइब किया हुआ है। तो इस वर्क से हमें इंडियन हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ पता लगता है। तो फ्रेंड्स, एक तो आप ये याद रखना इब्न बतूता कहाँ से था, मोरक्को से। और सेकंड इसका वर्क रहला और इसने किसके बारे में लिखा हुआ है, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Match list 1 and list 2 and select the correct answer from the codes given below the list. List 1 में आपके पास ट्राइब्स के नेम दिए हुए हैं, लिस्ट 2 में आपको एरियाज दिए हुए हैं जहाँ पे ये ट्राइब्स पाई जाती है। तो चेक करते हैं कौन सी लिस्ट जो है वो प्रॉपरली मैच्ड है। तो फ्रेंड्स, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है कि कौन सी ट्राइब कहाँ पे पाई जाती है। जो किर्गिज हैं वो पाए जाते हैं सेंट्रल एशिया में। बुशमैन ट्राइब जो है वो कहाँ पाई जाती है, कालाहारी डेजर्ट में।
आइनू कहाँ पे होते हैं ट्राइब? जापान में। और बद्यून कहाँ पे होते हैं? अरब में। तो हमारा आंसर क्या बन रहा है? 3, 4, 1, 2 मीन्स ऑप्शन सी। फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। हमेशा कोई ना कोई ट्राइब कौन से एरिया में पाई जाती है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो आप ये सारी ट्राइब्स और पर्टिकुलर उनके एरियाज है उन सबको लर्न कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सिटीज विच आर इंक्लूडेड इन गोल्डन ट्राइंगल ऑफ इंडियन टूरिज्म आर। आपने बताना है गोल्डन ट्राइंगल में कौन कौन सी सिटीज को इंक्लूड किया गया है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए, आगरा, दिल्ली, जयपुर। फ्रेंड्स, ये गोल्डन ट्राइंगल क्या है? ये एक टूरिस्ट सर्किट है जो कि इंडियन टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए बनाया गया है। और ये किस किस को कनेक्ट करता है? दिल्ली, आगरा एंड राजस्थान में जयपुर को। तो ये एक ट्राइंगल की शेप बना रहा है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है गोल्डन ट्राइंगल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The northern part of the western coastal plain of India is also known as। चलिए फ्रेंड्स, पहले डिस्कस करते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स को अगर हम देखें तो ये गुजरात से स्टार्ट होते हैं एंड केरला तक एंड होते हैं। और इसको बेसिकली 3 सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है। मुंबई से गोवा तक का जो पार्ट है उसको बोला जाता है कोंकण। और फिर ये जो सेंट्रल पार्ट है उसको बोला जाता है कन्नारा। और सदर्न मोस्ट जो पार्ट है उसको कहते हैं मालाबार कोस्ट। मीन्स नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट को बोलते हैं कोंकण, सेकेंड पार्ट जो है उसको बोलते हैं कन्नारा एंड सदर्न मोस्ट पार्ट को बोलते हैं मालाबार कोस्ट। तो हमें जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, हमें पूछा है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया इज आल्सो नोन एज। तो क्या है, नॉर्दर्न वाला पार्ट को क्या बोलते हैं? कोंकण। तो हमारा आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी, कोंकण। चलिए थोड़ा सा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स को देख लेते हैं। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से ज्यादा वाइड होते हैं और इसको भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ये नॉर्थ में वेस्ट बंगाल से लेके साउथ में तमिलनाडु तक है और इसको भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वाले जो पार्ट है इसको बोल देते हैं उत्कल प्लेन्स, सेकेंड वाले पार्ट को बोलते हैं नॉर्दर्न सिरकार्स और ये सदर्न वाला जो पार्ट है उसको बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट। फ्रेंड्स, इसके अलावा जो इसके बीच में और भी डिफरेंसेस बनते हैं वो भी आप इसको अच्छे से पढ़िए बिकॉज क्वेश्चंस वहां से भी हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज अपॉइंटेड एज फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। आपने बताना है लद्दाख जो कि अभी यूनियन टेरिटरी बना है उसका फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर किसको अपॉइंट किया गया है। तो इसका जो आंसर है वो है राधा कृष्णा माथुर। राधा कृष्णा माथुर फॉर्मर डिफेंस सेक्रेटरी हैं और इन्हें अभी लद्दाख का फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया है। फ्रेंड्स, इनके बारे में भी देख लेते हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू, इनको भी फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया किसका? JNK का। तो ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है तो इसको भी आप याद करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who has been awarded Nobel Peace Prize for the year 2019? 2019 का नोबेल पीस प्राइज किसे मिला है? इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी, एबी अहमद अली, जो कहाँ से हैं? इथोपिया के हैं। इथोपियन PM एबी अहमद अली को 2019 का नोबेल पीस प्राइज मिला है और यह अवार्ड उन्हें पीस एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन के लिए एफर्ट्स करने के लिए मिला है एंड पर्टिकुलरली उन्होंने जो अपने नेबर एरिट्रिया के साथ बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करने में जो काम किया है, इनिशिएटिव्स लिए हैं, उसके लिए यह अवार्ड दिया गया है और ये फर्स्ट इथोपियन है टू बी अवार्डेड द नोबेल पीस प्राइज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following peak is not located in India? आपने बताना इनमें से कौन सी पीक इंडिया में लोकेट नहीं करती है। चलिए देखते हैं सारी पीक्स के बारे में। अगर हम NCERT की बात करें तो NCERT के अकॉर्डिंग नामचा पारवा, कामेट, नंगा पर्वत ये सारे इंडिया में है, लेकिन जो गुरला मंदाता पीक है ये कहाँ पे है? नेपाल में है। चलिए इसके अलावा भी जो हाईएस्ट पीक है उनके बारे में देख लेते हैं। जैसे कि
माउंट एवरेस्ट, मकालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा। ये सारी पीक्स कहाँ पे हैं? नेपाल में है। और कंचनजंगा, नंदा देवी, ये कहाँ पे है? इंडिया में है। तो फ्रेंड्स, इनकी लोकेशंस भी याद रखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है, एनसीईआरटी में मेंशन की गई है। इनके नेम्स और इनकी लोकेशन भी आपको याद रखनी है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या बनता है? ऑप्शन ए, गुल्ला मंदाता, जो कि नेपाल में, इंडिया में लोकेटेड नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग थर्मोमीटर्स इज नोन एज पायरोमीटर? इनमें से कौन से थर्मोमीटर को पायरोमीटर भी कहते हैं? फ्रेंड्स, इस वर्ड को ब्रेक करते हैं। पायरो का मीनिंग होता है फायर, मीटर का मीनिंग होता है टू मेजर, फायर को मेजर करना, मीन्स एक तरह से रेडिएशंस को मेजर करना। तो इसके थ्रू ही हम इसका आंसर इजीली बता सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, रेडिएशन थर्मोमीटर्स। पायरोमीटर एक्चुअली क्या होता है? दीज आर द टाइप ऑफ रिमोट सेंसिंग थर्मोमीटर्स which is used to measure temperature of distant objects। और इनको हम और क्या बोलते हैं? इंफ्रारेड थर्मोमीटर्स भी इनको बोला जाता है। मीन्स जो रेडिएशन आ रही होती है उनको ये मेजर कर लेते हैं और टेम्परेचर को बता देते हैं, और इसके लिए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को टच करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे अभी भी कोविड-19 के टाइम पे भी ऐसे थर्मोमीटर्स यूज हो रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एयर पोल्यूटेंट्स गेट्स डिसॉल्व्ड इन हीमोग्लोबिन ऑफ द ब्लड मोर रैपिडली देन ऑक्सीजन? आपने उस एयर पोल्यूटेंट का नाम बताना है जो ब्लड में हीमोग्लोबिन के साथ इजीली डिसॉल्व हो जाता है देन ऑक्सीजन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो एक कलरलेस, टेस्टलेस, ऑडरलेस टॉक्सिक गैस होती है, और ये इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल की वजह से प्रोड्यूस होती है, और ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक होती है। प्लस इसमें क्या होता है कि ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो लंग्स के थ्रू ब्लड में चली जाती है, और क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन होता है उसके साथ ये स्टिक कर जाती है, और ये क्या बनाती है? कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। और इसकी वजह से क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ अटैच नहीं हो पाती है, जिससे कि जो ऑक्सीजन लेवल है वो बॉडी में रिड्यूस हो जाता है, और जब बॉडी को ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी तो पर्सन कैन नॉट सर्वाइव, तो डेथ के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। सो ड्यू टू इट्स नेचर ऑफ स्टिकिंग विद द हीमोग्लोबिन, इट इज वेरी डेंजरस एंड टॉक्सिक गैस टू द ह्यूमन बीइंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The newly appointed managing director of IMF is, IMF के नया मैनेजिंग डायरेक्टर किसे बनाया गया है? इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, क्रिस्टैलिना जॉर्जिवा। फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये ही नहीं हो सकता कि मैनेजिंग डायरेक्टर किसको बनाया गया, हो सकते ये पूछ ले कि ये कौन से कंट्री को बिलोंग करते हैं। तो ये जो है ये बुल्गारियन इकोनॉमिस्ट है, मीन्स बुल्गारिया से है, and she became the first person from an emerging economy to lead IMF। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया था? क्रिस्टिना लेगार्डे को इन्होंने रिप्लेस किया था, जो कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक में चली गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who prepared CR formula to remove the political deadlock between Muslim League and INC? आपने बताना है CR फॉर्मूला किसने दिया था जब पॉलिटिकल डेडलॉक बन गया था मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, राजा गोपालाचार्य। इन्होंने ये फॉर्मूला 1944 में दिया था, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो था वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एंड आईएनसी के बीच में पॉलिटिकल डेडलॉक को रिजॉल्व करना था। मुस्लिम लीग की पोजीशन थी कि मुस्लिम्स एंड हिंदूज के लिए सेपरेट नेशंस बनाए जाएं, लेकिन जो आईएनसी थी वो इस पोजीशन के अगेंस्ट थी। तो फिर इस पॉलिटिकल डेडलॉक को रिजॉल्व करने के लिए डिफरेंट फॉर्मूला है, जैसे कि सीआर फॉर्मूला और एक देसाई लियाकत प्लान भी आया था। हम यहाँ पे हमें सीआर फॉर्मूला पूछा गया है, तो सीआर फॉर्मूला राजा गोपालाचार्य ने दिया था। और इसकी एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसको गांधी जी ने सपोर्ट किया था, जबकि हिंदू लीडर वीर सावरकर ने
इस फॉर्मूला को कंडेम किया था। चलिए सी राजागोपालाचारी के बारे में कुछ नॉलेज ले लेते हैं। ये 1947 से 48 तक वेस्ट बंगाल के गवर्नर रहे थे। 1948 से 1950 तक इन्हें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया था और इन्होंने बाद में कांग्रेस से रिजाइन कर दिया था और एनएस रंगा के साथ मिलके इन्होंने बनाई थी स्वतंत्र पार्टी। तो फ्रेंड्स ये सारी इंफॉर्मेशन भी इम्पोर्टेंट है, ये वाले क्वेश्चंस भी ऑलरेडी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो ये वाली इंफॉर्मेशन भी आप नोट डाउन करके रख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल वाज इंसर्टेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट टू प्रोवाइड फॉर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट। आपने बताना है जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुई थी 1976 में, तो कौन से आर्टिकल में पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट लाया गया था। फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसके लिए आपको आर्टिकल्स याद होने चाहिए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, आर्टिकल 43A। फ्रेंड्स ये कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आपको याद रखने हैं कि 4 न्यू आर्टिकल्स जो है वो डीपीएसपी में ऐड किए गए थे 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए। फ्रेंड्स आई होप कि आप क्वेश्चन डिस्कस करते वक्त अपने पास कॉपी पेन रखते हो और साथ में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है उसको नोट डाउन करते हो, बिकॉज वो इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑलरेडी अदर एग्जाम में पूछी हुई है, तो उस तरह से भी क्वेश्चन की फॉर्म में हमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से 1976 में आए थे। इसमें से जो फर्स्ट है वो है टू सिक्योर अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, जो आर्टिकल 39 में है। सेकेंड इज टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू पुअर, ये कौन से आर्टिकल में है 39A में। थर्ड वन इज टू टेक स्टेप्स टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, ये कौन से आर्टिकल में है 43A में। फोर्थ वन इज टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट एंड टू सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये कौन से आर्टिकल में है 48A में। तो फ्रेंड्स ये 4 जो आर्टिकल जो न्यूली डीपीएसपी में ऐड हुए हैं ये आपको याद रखने हैं, बिकॉज इसको सबको अलग अलग तरीके से एग्जाम में पूछा हुआ है। आपको ये भी पूछ सकते हैं टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू पुअर किस में दिया हुआ है, कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है, इन्वायरमेंट के रिलेशन में भी बहुत बार पूछा जा चुका है, तो आपने इसको याद रखना है। इसके अलावा 44th अमेंडमेंट का भी याद रख लो, इसमें है टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटीज, जो कि आर्टिकल 38 में ऐड किया गया। एक और चीज याद रख लीजिए फ्रेंड्स, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, बिकॉज इसके कारण कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे चेंजेस आए थे। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से करिए, कॉम्प्रिहेंसिव वे में इसको तैयार कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स PQLI इज डेवलप्ड बाय, फैक्चुअल क्वेश्चन है, किसने इसको डेवलप किया है, तो इसका जो आंसर है वो है मॉरिस डी मॉरिस ने। इस इंडेक्स को 1970s में डेवलप किया गया था और मॉरिस डी मॉरिस ने ओवरसीज डेवलपमेंट काउंसिल के बिहेस्ट पर इसको डेवलप किया था। PQLI से क्वालिटी ऑफ लाइफ और वेलबींग ऑफ कंट्री को मेजर किया जाता है और इसमें 3 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। वन इज बेसिक लिटरेसी रेट, सेकेंड इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड थर्ड इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट एज ऑफ 1, और इन तीनों की एवरेज वैल्यू कंसीडर की जाती है। इसमें एक और नेम है महबूब उल हक, जो पाकिस्तान से थे। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 1990s में HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स दिया था, तो इनका नाम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से जुड़ा हुआ है। तो समटाइम्स ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है HDI के साथ किसका नेम रिलेटेड है, तो महबूब उल हक का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। Which other princely state was merged with मंडी डिस्ट्रिक्ट in the state? कौन सी प्रिंसली स्टेट को मंडी डिस्ट्रिक्ट के साथ मर्ज किया गया था, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी सुकेत। अगर इसकी मंडी डिस्ट्रिक्ट की बैकग्राउंड देखें तो मंडी को फॉर्मली मांडव नगर भी पहले कहा जाता था, और जो मंडी डिस्ट्रिक्ट बना था वो 2 प्रिंसली स्टेट्स को मिलके बना था,
मंडी एंड सुकेत, और प्रेजेंटली हम इसे क्या बोलते हैं, मंडी डिस्ट्रिक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्जी वाटर पावर प्रोजेक्ट हैज बीन कंस्ट्रक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। आपने बताना है लार्जी वाटर पावर प्रोजेक्ट किसने कंस्ट्रक्ट किया है। तो इसका जो स्टेट आंसर है वो है हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। ये प्रोजेक्ट कहाँ पे है, कुल्लू में है, और कौन सी रिवर पे है, ब्यास रिवर पे बनाया गया है, एंड इट इज ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, वेयर इज द सिल्क सीड सेंटर एस्टैब्लिश्ड इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। कांगड़ा में सिल्क सीड सेंटर कहाँ पे एस्टैब्लिश किया गया है। तो बहुत इजी ऑप्शंस हैं, भरमौर चंबा में है, कुल्लू डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट है, नान सिरमौर में है। तो हमारा जो आंसर है वो क्या है, दादा सिब्बा। दादा सिब्बा जो है वो एक कांगड़ा में एक विलेज है, यहाँ एक गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी है, और इसे राजा सिबारना चंद के थ्रू फॉर्म किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, Which Raja of Nurpur princely state built the Taragarh fort in the territory of Chamba princely state around 1625-30 AD? आपने बताना है नूरपुर प्रिंसली स्टेट के किस राजा ने तारागढ़ फोर्ट बनाया था टेरिटरी ऑफ चंबा में। तो इसका जो स्टेट आंसर है वो ऑप्शन बी, जगत सिंह। तारागढ़ फोर्ट किसने बनाया था, जगत सिंह ने बनाया था। Next question is, which European traveler traveled Nan to Jammu via Nurpur around 783 AD? कौन सा यूरोपियन ट्रेवलर नान से जम्मू की तरफ गया था नूरपुर से होके। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, फॉस्टर। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which is the only country in the world that has hypersonic weapons? वर्ल्ड में कौन सा ऐसा एक कंट्री है जिसके पास हाइपरसोनिक वेपन्स है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, रशिया। हाइपरसोनिक वेपन्स कौन से होते हैं, जिनकी स्पीड जो होती है वो साउंड की स्पीड से भी ज्यादा होती है, मैच 5 और मैच 5 से ज्यादा होगी, और रशिया को ऐसा कंट्री माना गया जिसके पास हाइपरसोनिक वेपन्स है। ओके फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं, और फ्रेंड्स होप करती हूँ कि आप साथ साथ में क्वेश्चन जरूर कर रहे होंगे, कॉम्प्रिहेंसिव वे में कर रहे होंगे, और साथ में जितने भी टॉपिक्स हम रिवाइज करते हैं आप भी उसको साथ में अपनी बुक में से रिवाइज कर रहे होंगे। और अगर आज तक आप देखें 5 डेज के हम लोग कर चुके हैं, तो पर डे 20 into 5 100 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और ये ओनली 100 क्वेश्चंस ही नहीं है, इसके साथ जो हमने इतनी सारी डिस्कशन की है उसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सारे, इसमें से आपको एग्जाम में जरूर क्वेश्चंस मिलेंगे। तो फ्रेंड्स प्लीज पढ़ते रहिए और MCQ जरूर लगाते रहिए। ओके फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।